अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है सुशांत चेतानिया, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इंडिया। सुशांत चेतानिया कहते हैं, हमारे यहां कई ऐसी सच्ची खौफनाक कहानियां मशहूर हैं जो आपको बाकी इंडिया में कम सुनने को मिलेंगी। स्पेशली इच्छाधारी नाग, शीश नाग। बहुत सारे लोग आज भी इच्छाधारी नाग, जिसको शीश नाग भी कहते हैं, उस पे यकीन नहीं करते। वेस्ट बंगाल, कोलकाता से जहां से उन्होंने कहानी भेजी है, वो कहते हैं यहां आज भी शायद कहीं ना कहीं आप ढूंढने निकलें तो आपको इच्छाधारी शीशनाग जरूर मिलेंगे। ये इच्छाधारी क्या होते हैं? ये वो नाग होते हैं जो 100 साल के बाद या खास एक तपस्या काटने के बाद, एक पूरी सदी जब गुजार लेते हैं, तो उसके बाद उनको यह ताकत हासिल हो जाती है कि वो अपना रूप बदल सकते हैं। ऐसी ही एक चांद की खास तारीख थी। चांद अपने जोबन पर था और दो बड़े बड़े सांप आपस में अटखेलियां करते हुए, आपस में लाड करते हुए कभी लिपट जाते एक दूसरे से और कभी तेजी से अपनी मंजिले मकसूद की तरफ रेंगना शुरू कर देते। आज वो दिन आ पहुंचा था जिसका कई सालों से इन दोनों को इंतजार था। ये दोनों रेंगते रेंगते बीच में रुक जाते और प्यार से एक दूसरे को फन फैलाए एक दूसरे की आंखों में देखते। और कुछ देर एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखने के बाद वो दोनों सांप एक दूसरे से लिपट जाते। और फिर कुछ लम्हों के बाद जब वो जुदा होते तो फिर से रेंगना शुरू कर देते। उन्हें वक्त से पहले कहीं पहुंचना था। इस जमीन पर जहां वो रेंग रहे थे, ये बंजर जमीन थी। दूर गांव में मौजूद लोग अपने अपने घरों के अंदर गहरी नींद सो रहे थे। कोई भी नहीं जानता था इस धरती पे एक नहीं दो नाग आज अमर होने जा रहे थे। आज तपस्या का इनाम लेने जा रहे थे और रेंगते रेंगते उनकी आंखों के सामने वो अलग थलग बना हुआ मंदिर उनको नजर आ गया। वो दोनों सांप उस मंदिर के सामने जैसे ही पहुंचे, फिर से फन फैलाकर बैठ गए। कुछ देर मंदिर को देखते रहे और उसके बाद एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे कह रहे हों अभी सिर्फ चंद लम्हे बाकी रह गए हैं और हम चंद लम्हों के बाद जिस तपस्या के लिए कई सालों से इंतजार में थे, आज वो पूरी हो जाएगी। हो सकता है उस बंजर जमीन में और भी कई सांप मौजूद हों, लेकिन कोई भी सांप उनकी तरफ तवज्जो इसलिए नहीं दे सकता था, कोई नहीं जानता था ये जो दोनों सांप हैं इनके साथ क्या होने जा रहा है, कि फिर से उन्होंने रेंगना शुरू किया और रेंगते हुए उस मंदिर के अंदर दाखिल हुए। वहीं मंदिर के अंदर मौजूद महाराज, जो असल में जोगी महाराज थे, वो अपनी तपस्या मुकम्मल करके वहां मुंतजिर थे उन दोनों के। और जैसे ही दरवाजे से उन दोनों को आते हुए देखा तो एकदम से उनकी आवाज आई, आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हारा ही मुंतजिर था। आज वो घड़ी, आज वो लम्हा, आज वो खास दिन आ पहुंचा है।
आओ, आओ मेरे पास। वो दोनों सांप महाराज के सामने इस अंदाज में गए कि दोनों अपने फन फैलाए हिस्से को, जहां से वो फन फैलाते थे, उस हिस्से को जमीन पे इस तरह रख दिया जैसे महाराज के सामने माथा टेक रहे हों कि महाराज हम आ गए। वहीं पे महाराज अपनी जगह से उठे। जोगी महाराज ने अपने उस संदूक को खोला, जो काफी पुराना लकड़ी का बना हुआ एक संदूक था। उस संदूक के अंदर एक खास किस्म की बीन रखी हुई थी। वो जोगी जो सांपों को ढूंढने के लिए बीन बजाते हैं, थी तो वैसी, लेकिन ऐसी चमकदार बीन जैसे आज चांद की चांदनी पूरी इसी बीन के अंदर उतर गई हो। उस बीन के अंदर से ऐसी किरणें निकल रही थी जैसे चांद की चांदनी इसी बीन के अंदर से बाहर निकल रही हो। उन्होंने उस बीन को उठाने से पहले अपने हाथ को जोड़ा और सामने भगवान के, उस बुद्ध के सामने, भगवान के सामने कुछ पढ़ा और माथा टेका। और फिर उस संदूक में रखी हुई, जो अपनी अंदर से नीली रोशनियां छोड़ रही थी, उसे उठा लिया। उठाते ही उन्होंने उन दोनों सांपों को देखा जो अभी तक सर इस अंदाज में जमीन पर टिकाए हुए थे जैसे माथा टेक रहे हों। उन्होंने उसे अपने मुंह से लगाया और एक मखसूस अंदाज में बजाना शुरू कर दिया। उसके अंदर से जैसे ही सुर उस मंदिर के अंदर बिखरना शुरू हुए, तो उस मंदिर के अंदर जो दिए जल रहे थे, उन दिए की रोशनी में देखा महाराज क्या देखते हैं कि उनकी आंखें तो बंद हैं, लेकिन अंदर की मन की आंख उनकी देख रही है कि वो दोनों सांप अपनी अपनी जगह से उठ गए। बीन के सुर बजते ही उन दोनों ने उठकर गोल दायरे में घूमना शुरू कर दिया। वो गोल गोल दायरे में घूम रहे थे और जोगी महाराज उस बीन को बजाए जा रहे थे, यहां तक कि बीन बजाते बजाते वो दोनों सांप इस अंदाज में उठकर खड़े हो गए जैसे दोनों आमने सामने फन फैलाते हों, और फन फैलाकर दोनों ने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। दोनों के मुंह एक दूसरे की तरफ थे और फन फैलाए वो दो गोल गोल घूम रहे थे। काफी देर जोगी महाराज बीन बजाते रहे और उसके बाद उसी संदूक के अंदर से उन्होंने एक पुरानी सी थैली को निकाला। कपड़े की बनी हुई एक खास मखसूस सी थैली थी। उस थैली को जिन्होंने जैसे ही उन्होंने बाहर निकाला, उसके अंदर हाथ डाला, उसके अंदर रेत की तरह चमकता हुआ कोई सफूफ सा था, कोई पाउडर सा था। उस सफूफ को उठा के अपनी मुट्ठी में भरा और उसके बाद उसके ऊपर कुछ पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। दोनों सांप जो गोल गोल फन फैलाए घूम रहे थे वो रुक चुके थे। अभी तक वो दोनों एक दूसरे के सामने फन फैलाए बैठे हुए थे कि वहीं जोगी महाराज ने उसी सफूफ पे पढ़ते पढ़ते उसके ऊपर फूंक मारी और फूंक मारने के बाद उस सफूफ को उन दोनों के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही उन दोनों के ऊपर वो सफूफ फेंका गया, तो वहीं पे इस अंदाज में एक सफेद सा धुआं फैल गया, चमकता हुआ धुआं। ऐसा धुआं था जिसके अंदर कोई जर्रे मौजूद थे, छोटे छोटे जर्रे जो चमक रहे थे, अजीब से जर्रे। और वो धुआं इस तरह फैलता गया कि पूरे उस हिस्से के अंदर वो ना सिर्फ धुआं सफेद सा फैल गया, बल्कि उसके अंदर जो नीले जर्रे थे वो इस अंदाज में चमकते जा रहे थे कि वो सब के सब नीले जर्रे जमा होकर उन दोनों फन फैलाए सांपों के ऊपर गिरते गए। यहां तक कि जैसे ही वो धुआं आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुआ, क्योंकि उस धुएं ने पूरे उस मंजर को, दोनों सांपों को इस तरह छुपा लिया था, ढांप लिया था। वो धुआं इस अंदाज में फैल गया था कि अब सांप नजर ही नहीं आ रहे थे। और जैसे ही वो धुआं आहिस्ता आहिस्ता
खत्म होना शुरू हुआ तो जोगी महाराज ने देखा उनके सामने अब उन सांपों की बजाय दो इंसान बैठे थे। उनके वजूद पर कोई भी कपड़ा नहीं था, बगैर वजूद के एक इंतहा की खूबसूरत लड़की और दूसरा नौजवान लड़का। उनकी जिल्द इस अंदाज में चमक रही थी जैसे खूबसूरती किसी के ऊपर पूरा मेकअप कर दिया जाए और मेकअप करके उसके ऊपर लाइट डाली जाए तो जितना सफेद रंग हो जाता है, चमकता हुआ रंग, ऐसे ही दोनों के रंग चमक रहे थे। और अभी तक दोनों की आंखें बंद थीं। जो इस अंदाज में वो फन फैलाए बैठे हुए थे, उसी अंदाज में वो दोनों बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं। वो इस अंदाज में बैठते हैं, इस अंदाज में बैठे थे जैसे कोई अपनी टांगें पीछे की तरफ फोल्ड करके टांगों के ऊपर बैठ जाता है। ऐसे ही वो टांगों के ऊपर बैठे हुए थे कि महाराज की आवाज गूंजी, अपनी आंखें खोल दो। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी कई सालों की मेहनत रंग ले आई और आज तुम अपना रूप धार चुके हो। तुम्हें वो रूप मिल गया है जिस रूप को हासिल करने के लिए कई सालों से तुम मुंतजिर थे, जिसके लिए कई सालों से तुम तपस्या कर रहे थे। उन दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली और एक दूसरे को जैसे ही पहली दफा देखा तो उनके चेहरों पे हल्की हल्की मुस्कुराहट आ गई। वो लड़का और उसके सामने बैठी वो लड़की बेइंतहा खूबसूरत। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इस नाग के रूप से जब उनको इंसानी रूप में बदला गया था तो भला की खूबसूरती मिली थी। वो लड़की जो नाग से अब नागिन बन चुकी थी, उसके ऐसे सुनहरी बाल थे जो चमकते हुए, जैसे उन सुनहरी बालों में नीली हल्की हल्की कोई चमकने वाली चीजें डाल दी गई हों। और उसके बाल ऐसे सिल्की, ऐसे चमकदार सुनहरी बाल कि कोई भी बालों को देखे तो देखता ही रह जाए और उसका दिल करे कि मैं बालों में हाथ फेरूं, कितने खूबसूरत बाल हैं। ऐसे ही उसकी खूबसूरत नीली आंखें, ऐसे खूबसूरत होंठ, गाल, पूरा वजूद, चेहरा बेइंतहा खूबसूरत था। और नौजवान को भी उसी तरह का एक बेइंतहा खूबसूरत चेहरा और जिस्म दिया गया था। उस सांप से जैसे ही उन्होंने इंसान का रूप धारा था तो वो कुदरती लिबास में थे। वही लिबास जब इंसान पैदा होता है तो उसने जो लिबास पहन रखा होता है, बाद में उसके वालिदैन उसको कपड़ों की सूरत में लिबास पहनाते हैं, वो भी कपड़ों के लिबास के बगैर थे, कुदरती लिबास में। कि तभी महाराज ने फिर से संदूक को खोला और संदूक के अंदर से दो लिबास निकाले। जैसे गांव के लोग लिबास पहनते हैं वैसे ही दो लिबास पहने बाहर निकाले। एक लिबास लड़की की तरफ और एक लिबास लड़के की तरफ उछाल दिया और कहा, इसे पहन लो। दोनों ने जल्दी से वो लिबास पहन लिए और महाराज की तरफ मुंह करके माथा टेकने वाले अंदाज में नीचे गिर गए। और एकदम से दोनों की इकट्ठी आवाज आई, महाराज, ये सब आपकी कृपा से हुआ है, आपकी तपस्या से हुआ है। अगर आप ना होते तो हम इस काबिल ना होते। आज आपकी वजह से हम इस काबिल हो गए हैं। हम दोनों ने इच्छाधारी सांप का रूप धार लिया है। अब हम जब चाहें रूप धार सकते हैं। महाराज ने दोनों के सरों पे हाथ रखा, ऐसे जैसे आशीर्वाद दिया जाता है, और बोले, हां, तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है और आज से तुम दोनों का नाम होगा। उन्होंने लड़की की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा नाम होगा नागेश्वरी। और लड़के की तरफ देखकर बोले, और तुम्हारा नाम होगा नागराज। नागेश्वरी और नागराज, मेरी एक बात गौर से सुनो। तुम इंसान बन चुके हो लेकिन इंसानों से वाकिफ नहीं हो। तुम्हारे अंदर बेइंतहा जहर है। तुम नागों के राजा और रानी की तरह हो।
बहुत ही जहरीले, यहां तक कि तुम अपने मुंह से निकलती आग से किसी को भी जलाकर राख कर दो, काट डालो किसी को तो वो जलकर खाक हो जाए। लेकिन इंसान बड़े बेरहम होते हैं। इंसान तो अपनों को भी नहीं छोड़ते। तुम्हें अगर बचना है तो सिर्फ और सिर्फ इंसानों से बचना है। और तुम्हारे ये रूप जो आज तुमने धारा है वो सिर्फ एक इंसान का रूप नहीं है। तुम्हारी तपस्या ने, तुम्हारी कई सालों की मेहनत ने तुम्हें एक और रूप भी दिया है। जब भी कभी तुम्हें मुसीबत पड़े, इमरजेंसी हो, तो तुम इन सांपों से इंसानों का रूप तो कभी भी धार सकते हो। तुम इनके अलावा परिंदे का भी रूप धार सकते हो। और यह सिर्फ उस वक्त होगा जिस वक्त तुम्हारे साथ कोई मजबूरी, इमरजेंसी होगी, वरना हमेशा तुम इंसान के रूप में रहोगे। लेकिन मेरी चंद बातें तुमने हमेशा याद रखनी है। कोशिश करना इंसानों से जितना ज्यादा हो सके दूर रहना। यही मशहूर है कि नाग जहरीले होते हैं, इंसानों को डस लेते हैं, और इंसानों को जब नाग डसता है तो इंसान डसने से मर जाता है। लेकिन वक्त बदल चुका है। नागों से ज्यादा, सांपों से ज्यादा अब इंसान जहरीले हो गए हैं। ये एक दूसरे को इस तरह डस रहे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। हां, तुम अपने दिफा में जरूर अपनी ताकत को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन याद रखना, बगैर मजबूरी के कभी भी किसी भी इंसान के सामने ये अपने आप को मत शो करवाना कि तुम कौन हो। बस सांप ही शो करवाना। और आज से जाओ, अपनी जिंदगी गुजारो। मैं यहीं मौजूद हूंगा। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो फौरन मेरे पास आ जाना। मुझसे जो हो सका मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। अब जाओ, अपनी जिंदगी गुजारो। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। उन दोनों ने कहा, महाराज, हमारे पास अल्फाज नहीं कि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। हम हमेशा आपके पास आते रहेंगे और हमें हमेशा आपका आशीर्वाद चाहिए होगा। महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया। जिस मंदिर में वो लोग पहुंचे थे और जहां पे उनको इच्छाधारी नाग बनने में महाराज ने मदद की थी, वहीं दूर एक गांव भी मौजूद था। एक छोटा सा गांव जहां पे घर इस अंदाज में बने हुए थे कि अगर एक घर यहां पे लकड़ी का बना हुआ है तो साथ ही एक और घर भी बना हुआ है, लेकिन कुछ फासले पे। और थोड़े ही फासले पे अगर दो घर इकट्ठे बने हुए हैं तो फिर उनके फासले पे एक और घर बना हुआ है। एक ही कतार या एक ही लाइन में घर नहीं बने हुए थे, अलग अलग बने हुए थे, बिल्कुल जंगल के साथ। और ये एक छोटा सा कबीला, ये एक छोटा सा गांव सदियों से यहीं आबाद था। उनके आबाओ अजदाद यहीं पे आबाद हुए थे और उनकी नस्लें भी अब यहीं पे रहती आ रही थीं। जब ये लोग यहाँ पे आबाद हुए थे तो बहुत प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले, एक दूसरे का दुख सुख बांटने वाले थे। लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी नस्लों में भी अजीब सी तब्दीलियां और बदलाव आ गए थे। अब ये गांव काफी बड़ा हो गया था। जहां पहले सिर्फ चंद घर थे, अब काफी ज्यादा लकड़ी के घर बन गए थे। उनकी नस्लें बड़ी हुई, फिर उनकी नस्लें आगे बढ़ी हुई, और उनमें से कई नौजवान ऐसे थे जो मन मौजी थे, मां बाप के कहने में नहीं थे। वहीं पे 3 लड़के, जिसमें अनुज, दीपक और जितन, ये तीनों ओबाश किस्म के लड़के थे। अपने गांव में अपनी बचपन की ही हरकतों की वजह से मशहूर हो गए थे। कभी
किसी के घर में कोई ना कोई फसाद करना, कभी किसी जानवर को जाके कोई पत्थर उठा के मार देना, कभी जानवर को गुजरते हुए लात मार देना, कभी जानवर को डंडे से मार देना, कभी शरारत में जानवर का दूध निकाल देना, उन गांव के लोगों का नुकसान पे नुकसान वो करते रहते थे। और वहीं पे 3 और भी जो आपस में कजन थे, एक ही घर में रहते थे, वो भी उनके दोस्त बन गए। यूं तो इनके घर अलग अलग थे, लेकिन वो जो 3 कजन थे उनके 2 घर इकट्ठे ही बने हुए थे। बीच में छोटी सी एक लकड़ी की दीवार थी और उसी दीवार में भी उन्होंने एक रास्ता रखा हुआ था, वो एक दूसरे के घर आ जा सकते थे। उन दोनों के घर इकट्ठे ही थे, लेकिन बाकी तीनों के घर अलग अलग थे। इनका एक ग्रुप सा ही बन गया था, औबाश लड़कों का ग्रुप। पहली दफा जो इन्होंने हरकत की थी, छोटी मोटी शरारतें, चोरियां, कि रात को शाम को किसी के घर में घुस जाना, उनको बातों में उलझा लेना, उनके खाने पीने की चीज चुरा लेना, उनके पैसे चुरा लेना, क्योंकि इनको लत पड़ चुकी थी। ये साथ वाले गांव से जाकर शराब लेकर आते थे, और जब बड़े हुए इनको शराब की लत पड़ी। असल में तो उन तीनों को पड़ी थी, अनुज को, दीपक और जीतन को, लेकिन उन्होंने बाकी तीनों को भी अपने साथ लगा लिया। और जब वो तीनों मुसलसल शराब पीते पीते बाकी तीनों कजन को भी उन्होंने शराब पिलाई, तो वो भी ऐसे इनके दोस्त बने कि इनका एक बेहतरीन रिश्ता बन गया। वो तीनों कजन पैसे के मामले में बेहतर थे, वो तीनों काम काज करते थे, कुछ ना कुछ पैसा कमा लेते थे। और ये तीनों ठहरे निकम्मे, कोई काम काज नहीं। अनुज एक था जिसके घर में उसकी मां और सिर्फ एक नौजवान बहन थी। बाप उसका मर चुका था, उसकी मां बेचारी काम काज करती थी, बहन करती थी, लेकिन वो भी उनसे पैसे छीन कर अनुज ले जाता था। जितन और दीपक, उनके भी कोई खास घर में नहीं था, लेकिन बाकी तीनों कजन के घर में पूरे खानदान वाले थे। लेकिन जब उनको शराब का चस्का पड़ा, शराब की लत पड़ गई, तो वो जो कमाऊ पुत्र थे, जो कमाते थे, अब वो भी पैसा इनको देने लगे और यूं ये शराबें पीने लगे। वहीं पे एक दिन ये तीनों शराब लेने के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। आज इनके पास काफी ज्यादा पैसे जमा हो गए थे। उन्होंने कहा, आज हमारे पास तो काफी बोतलें हैं, क्यों ना एक यहीं से ही लगा ली जाए, और अपने गांव का रास्ता चलते चलते जब शराब के नशे में तय करेंगे तो मजा ही आ जाएगा। तो उसी गांव में जहां से शराब उन्होंने खरीदी थी, हमेशा वो लेकर आते थे, अपने गांव में पीते थे। वहीं पे बैठ के उन्होंने एक जगह पे शराब पी। जब उन्होंने शराब पी ली तो एक बोतल जब खुलती है, नशा चढ़ता है, तो वो बंदा कहता है कि यार दूसरी भी खोल लो। उन्होंने दूसरी बोतल भी खोल दी, वो सही मस्त हो गए। अब वो जहां उस जगह से उठे और अपने गांव के लिए जैसे ही रवाना होने लगे, तो वहीं पे ही एक गांव की कन्या हाजत के लिए अपने उन घरों से दूर उस जंगल की तरफ आई थी। उन तीनों की जैसे ही उस कन्या पे निगाह पड़ी, तो यह पहला मौका था कि लड़की को देख के उनकी राल टपकने लगी। वो पहले ही नशे में धुत थे, और जब लड़की को देखा तो अनुज बोला, मैं तो इसे दबोचने लगा हूं, क्या कहते हो, मेरा साथ दोगे? उन दोनों की भी राल टपकना शुरू हो गई, लेकिन वो बोले, यार किसी को पता चल गया तो शराब की हद तक, चोरियों की हद तक, छोटे मोटे जो जुर्म करते हैं उसकी हद तक तो खैर है, ये तो हमारे ऊपर केस बन जाएगा, मसला बन जाएगा। उसने कहा, कुछ भी नहीं होता, मेरे साथ होते हुए भी डरते हो, मैं अकेला जा रहा हूं। जब वो आगे बढ़ा तो वो दोनों भी उसके पीछे आ गए, और पीछे से जाके उस लड़की को उन्होंने दबोच लिया, उसके मुंह पे हाथ रख लिया, और बाकी दोनों ने भी उसको टांगों और बाजों से उठा लिया। ये पहले ही गांव से थोड़े से फासले पे थे, और उस लड़की की भी किस्मत कि वो भी थोड़े ही फासले पे थी। वो चीख भी नहीं सकती थी, उसका मुंह बंद कर दिया गया था, और उसको उठाकर वो साइड पर ले गए। और फिर उन तीनों ने बारी बारी अपनी हवस पूरी की।
उसके वजूद को नोच डाला। वो नौजवान थे और ये पहला मौका था कि शराब के बाद वो किसी लड़की की इज्जत तार तार कर रहे थे। वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, इनके आगे हाथ जोड़ती रही, क्योंकि ये गांव से इतना दूर उसको ले आए थे कि अब अगर वो चीखती भी रहे तो उसकी आवाज गांव तक नहीं पहुंच सकती थी। जब इन तीनों की हवस पूरी हुई तो उनको अंदाजा हुआ कि अब क्या करें, क्योंकि लड़की रोए जा रही थी और वो कह रही थी वो गांव जाके बताएगी, तुम्हें छोड़ेगी नहीं, वो सबको बताएगी। अब क्या करें? तभी अनुज ने कहा, हम इस तरह इसको जाने नहीं दे सकते, ये तो हमारा राज खोल देगी और गांव वालों को पता लग गया हमने इस तरह ज्यादती की है तो हमारे लिए मुश्किल बन जाएगा, तो क्या करें? ये पहली दफा था जज्बात के, हवस के और नशे में मस्त होने की वजह से वो ये कर तो बैठे थे, लेकिन अब समझ नहीं आ रही थी क्या करें। अगर उसको जाने देते तो वो सबको बता देती। तभी अनुज आगे बढ़ा और वो लड़की अभी तक रो रही थी। वो बेचारी यही समझी कि फिर से वो उसके साथ शैतानी खेल खेलने वाला है, लेकिन अनुज ने अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन के इर्द गिर्द इस तरह बढ़ा दिए कि वो समझ ही ना सकी, और उसके हाथ इतनी तेजी से उसकी गर्दन के करीब गए कि वो उसकी गर्दन को दबाता ही गया। उन दोनों ने जब देखा कि अनुज तो उसकी गर्दन को दबा रहा है, उसको मार डालेगा, अनुज को इस तरह करते देख के दीपक और जितन जल्दी से आगे बढ़े और उसको खींचना शुरू कर दिया। अनुज ये क्या कर रहा है? लेकिन अनुज पागल हो चुका था। उसने उस लड़की का गला दबाकर उसे मार डाला। जब अनुज पीछे हटा तो वो लड़की मर चुकी थी। वो दोनों भी परेशान हो गए कि ये तूने क्या किया? तो उसने कहा, क्या किया? तुमने भी तो किया है, और अगर इसको मैं जाने देता, पूरे गांव को ये बता देती, फिर क्या होता? वो भी दोनों परेशान हो गए। कह तो ठीक रहा है, तो अब क्या करें? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ इसके वजूद को, आगे चल के दूर कहीं जंगल में फेंक देंगे या कहीं दफन कर देंगे, कोई जानवर ही खा जाएगा। उन तीनों ने उस मरी हुई कन्या को उठाया और जंगल के उस हिस्से की तरफ ले गए जहां उन्होंने गड्ढा खोद के उसको दफना दिया। जानते थे कि इस जगह से इसकी लाश किसी को मिल ही नहीं सकती। और उसके बाद बाकी तीनों कजन उनका इंतजार कर रहे थे। जब वो पहुंचे कि क्या हुआ, इतना लेट क्यों हो गए, तो उन्होंने बहाना बना दिया और उनको कुछ भी ना बताया। लेकिन उस रात सोते हुए अनुज, दीपक और जितन एक ऐसी सरूर में मस्त थे उस लड़की के साथ जो उन्होंने शैतानी खेल खेला था। बजाय खौफ में मुब्तला होने के, उनके अंदर एक और नशा चढ़ गया था कि ये तो शराब से भी ज्यादा खूबसूरत नशा है। जब वो अगले दिन इकट्ठे हुए तो उन तीनों ने आपस में फैसला किया कि उन कजन को भी आप बताना है क्या? उन्होंने कहा नहीं, लेकिन हमें किसी लड़की से दोस्ती करनी होगी, बेशक उसको पैसा देना होगा, लेकिन जो कल हमने लज्जत उठाई है ये तो शराब से भी बढ़ के थी। यूं उन्होंने ही अपने गांव की एक लड़की तारा, जो बहुत ज्यादा बहादुर थी, इधर उधर फिरती थी और फितरत की वो भी थोड़ी सी इस अंदाज में थी कि उसको ये लोग मना सकते थे, कि एक दिन मौका पाते ही उसे इन तीनों ने घेर लिया और तारा से कहा कि वो उसे पैसा देना चाहते हैं, लेकिन पैसे के बदले वो ये चाहते हैं। तारा पहले तो इनकार करती रही, लेकिन उसके बाद जब उसने अच्छा खासा पैसा देखा तो तारा मान गई और यूं इन तीनों ने तारा के साथ एक ऐसा ताल्लुक कायम कर लिया, जब इनका दिल चाहता वो तारा के साथ अपना हवस पूरी करते। और वहीं बाकी तीनों कजन को भी उन्होंने बीच में शामिल कर लिया। अब शराब के साथ साथ ये 6 के 6 दोस्त तारा के साथ भी रिश्ता बनाते। तारा भी ऐसी हो गई थी कि वो अक्सर इनके साथ बैठकर थोड़ी सी शराब भी पी लेती और फिर बगैर पैसों के वो इनके साथ रिश्ता बनाती। अब औरत और शराब बगैर पैसे की मिलती नहीं है,
और ये इस अंदाज के हो चुके थे, इनको और पैसा चाहिए था। तो अब वो तीनों कजन जो पहले मेहनत मजदूरी करते थे, पैसा कमाते थे, अब वो भी इनके साथ मिलके काम तो करते थे, लेकिन अक्सर वो भी छुट्टियां मार लेते थे। तो यूं इन्होंने मिलके दूसरे गांव और अपने गांव में चोरियां करनी शुरू कर दी ताकि इनके पास पैसा आ सके। और चोरियां करके क्या करते, किसी बकरी को, किसी जानवर को चोरी से उठा लेते और दूसरे गांव या किसी और गांव जाके यही शो करते कि हमारा जानवर है, हम इसे बेचने के लिए आए हैं, हमें पैसों की जरूरत है, और उस जानवर को बेच डालते। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की चोरियां करके वो और आगे बढ़ते जा रहे थे, यहां तक कि फिर से एक दफा उन्होंने इस अंदाज में शैतानी खेल खेलने का प्रोग्राम बनाया कि इस दफा वो अपने चेहरों को ढांप लेंगे और दूसरे गांव जब वो शराब की नीयत से जाएंगे, शराब खरीदने के बाद वो छुप कर बैठ जाएंगे और वहां जब उन्हें कोई लड़की नजर आई तो उनके चेहरे छुपे होंगे और उसके साथ वो शैतानी खेल खेलेंगे। अगर वो लड़की जाके किसी को बताना भी चाहेगी तो बता दे, वो तो हमें जानती ही नहीं होगी, उसने हमारे चेहरे भी नहीं देखे होंगे, वो तो पहली दफा था, वो हमारे चेहरे देख चुकी थी, इसलिए हम डर गए, उसे मार दिया। हां, यह अच्छा मशवरा है। उन्होंने ऐसा ही किया। वो शराब लेने के लिए गए, उन्होंने शराब खरीदी और एक जगह पर छुप कर बैठ गए, लेकिन उस दिन कोई भी लड़की ना आई। अगले दिन फिर से वो उसी गांव गए और एक जगह पर छुप कर बैठे रहे, यहां तक कि वहां पे एक बैठे बैठे उनको शायद 3 घंटे हो गए थे। वो मायूस ही हो गए थे कि तभी उनके कानों में एक लड़की के हंसने की आवाज आई। वो एकदम से चौंक गए। दरख्तों की ओट में वो छुपे हुए थे, उन्होंने अपने पूरे चेहरों को ढांपा हुआ था, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी कि वो देख सके मंजर को, कोई भी नहीं उनको पहचान सकता था। लड़की की आवाज को जैसे उन्होंने सुना तो वो चौंक गए और इर्द गिर्द देखना शुरू हो गए। तो तभी उनके सामने 2 लड़कियां आती हुई दिखाई दी। वो तो एक शिकार की तलाश में थे, यहां पे तो 2 शिकार मिल गए थे। फौरी तौर पे वो उन लड़कियों के पीछे गए और उसी तरह उनके मुंह पे हाथ रख के उनके साथ वही अपना शैतानी खेल खेला। वो बेचारी चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, माफिया मांगती रहीं, कुछ भी करती रहीं, लेकिन उनको कोई तरस ना आया क्योंकि वो तो खुश थे। वो लड़कियां तो उनका चेहरा देख ही नहीं सकती थी। जब वो अपनी हवस को पूरा करके खड़े हुए तो वो लड़कियां बेचारी रो रही थी, जानती तक नहीं थी किसको शिकायत लगानी है, किसके बारे में बताने हैं। अब तो उनको परवाह भी नहीं थी, कोई शिकायत लगानी है जाओ लगा दो, हमें तो कोई जानता ही नहीं। उसके बाद वो वापस आ गए। जब वो अपने गांव वापस पहुंच गए तो वो रात को जब इकट्ठे हुए तो वो शराब पी रहे थे और खुश होकर एक दूसरे को वो वारदात जो उन्होंने उस 2 लड़कियों के साथ की थी मजे ले लेकर सुना रहे थे कि मैंने ये किया, वो कह रहा था, मैंने ये किया, वो कह रहा था, मैंने ये किया, और खुश हो रहे थे। और फिर वहीं पे बैठे बैठे उन्होंने प्रोग्राम बनाया, अभी कुछ अरसा उस गांव में नहीं जाना चाहिए, हमें नहीं पता कि उन लड़कियों ने जाकर क्या बताया है। वो ये भी तो कह सकती हैं कि वो इस गांव के नहीं लगते थे, उन्होंने चेहरे अपने छुपा रखे थे, लेकिन हुलिये से, चाल ढाल से, वजूद से लगता था किसी और गांव के हों। तो बेहतर है अभी हमें कुछ अरसा वहां नहीं जाना चाहिए। जब मामला दब जाएगा, लोग इस बात को भूल जाएंगे, हम फिर जाएंगे। तो फिर इतना अरसा हम क्या करेंगे, देखेंगे। अनुज बोला क्या करते हैं। तकरीबन उन्होंने कोई 2 महीने इसी तरह गुजार लिया और उनके अंदर फिर से अब शराब की बेइंतहा बेचैनी बढ़ना शुरू हो गई, लड़की की भी बेचैनी बढ़ना शुरू हो गई। अब क्या करें। तो उन्होंने फैसला किया, एक तरकीब है मेरे पास। अनुज बोला। बोले क्या। बोला अपने गांव की एक लड़की है मेरी निगाह में, उसकी सिर्फ मां है, मां और वो बेटी अकेली रहती हैं। वो लड़की अक्सर बाहर निकलती है अकेले, अगर हम उसे दबोच लें तो हम अपनी हवस बुझा सकते हैं। चेतन बोला लेकिन वो तो हमें पहचान लेगी, हम अपने चेहरे बेशक ढांप लेंगे लेकिन चाल ढाल से, हमारे होलियों से तो हमें पहचान लेगी। तो उसने कहा
अरे हम, ये थोड़ा है कि उसके सामने इसी तरह जाकर खड़े हो जाएंगे, हम उसे बेहोश कर देंगे, उसके सर में ऐसी चोट मारेंगे कि वो बेहोश हो जाएगी। और जब बेहोश हो जाएगी उसको तो याद ही नहीं होगा किसने मारा, कौन उसके साथ क्या करता रहा, वो तो पहचान भी नहीं सकेगी। हाँ, ये तरकीब ठीक है। 2 महीने से ज्यादा ऊपर टाइम हो गया था, वो तो तड़प रहे थे। वो तीनों इकट्ठे रहे और मौके की तलाश में रहे। उधर उनके बाकी तीनों दोस्तों को भी पता चल गया। वो तो तारा के साथ ही सिर्फ एक जिस्मानी ताल्लुक बनाते थे, बाकी तीनों कजन। लेकिन जब उनको इस मंसूबे का पता चला तो ये लोग तीनों डर गए। अनुज, चेतन और दीपक। अब उन्होंने देखा कि अगर इनको पता चल गया हमारे मंसूबे का, ये तो हमें फंसवा देंगे। तो उनसे कहा कि ठीक है, हम तुम्हें भी शामिल कर लेते हैं। और वो कहते रहे नहीं नहीं, हमें अपने गांव में ऐसा नहीं करना। लेकिन इन तीनों ने उनको इस तरह राजी किया कि उसी दिन इनका बैठने का प्रोग्राम था, पीने का प्रोग्राम था। इस दफा उन्होंने बाकी तीनों कजन को भेजा था कि दूसरे गांव से शराब लेके आओ, ताकि इनके हुलिये तो कोई नहीं पहचान सकता था। और उन तीनों कजन को बताया भी इन्होंने नहीं था कि हम क्या करके आए हैं। वो खुशी खुशी चले गए, शराब ले आए। और जब शराब पीने का प्रोग्राम था, वो तीनों कजन पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक लड़की जिसके सर में पीछे वाली साइड पे डंडा इन्होंने मारा था और वो बेहोश होकर पड़ी हुई है। वो शिकार को रख के वो तीनों, उन तीनों कजन का इंतजार कर रहे थे। वो जैसे ही पहुंचे तो हैरान हुए कि ये क्या है। उसने कहा हमने अपने हिस्से का मजा ले लिया है, हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे देख लो, बेहोश है, कैसे उसको पता लगेगा कौन है कौन नहीं। हमने तो मुंह छुपाए थे, तुम तो मुंह भी ना छुपाओ, बेहोश है, इसको तो पता तक नहीं चलेगा किसने किया है और किसने नहीं। जाओ मजे लूटो। वो पहले ही एक बंदोबस्त कर चुके थे और ये सारी गेम अनुज ने प्लान की थी। उसकी प्लानिंग थी कि जब ये आएंगे तो इनकार करते रहेंगे, लेकिन जब शिकारी शिकार को सामने देखता है तो भूख कहां रहने देती है, फिर तो भूखा झपट पड़ता है। वो पहले इनकार करते रहे, लेकिन जब सामने उसको उस बेचारी मासूम लड़की को कपड़ों के वजूद के बगैर देखा, कपड़ों के बगैर देखा, तो वो भी तीनों झपट पड़े। लेकिन हुआ क्या, जब ये लोग वहां से चले गए तो अपने अपने घरों में जाके सो गए कि वो उठेगी चली जाएगी। लेकिन उसके सर में पीछे अनुज ने इतनी जोर से मारा था कि सर में चोट लगते ही वो नीचे गिरी थी और बेहोश हो गई थी। और सर की चोट की वजह से ना सिर्फ वो बेहोश हुई थी, बल्कि उसका खून बहता रहा था। और खून बहते बहते ही उसको उसी तरह छोड़ के आ गए थे। वो बेचारी वहीं पे ही मर गई थी। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि बेचारी को कोई मार गया है। उसकी मां रोती चीखती दंदनाती फिरती थी, रोती आहें भरती थी कि हाय मेरी बेटी को किसने मार दिया, हाय मेरी बेटी को किसने मार दिया। उसकी इज्जत तार तार कर गया। लेकिन कोई नहीं जानता था, लेकिन गांव के बहुत सारे लोग जानते थे ये काम और कोई नहीं कर सकता, वही एक टोला कर सकता है। इस गांव का जो नौजवानों का टोला बन सका है, अनुज, दीपक और चेतन, और उनके साथ वो तीनों कजन, और कौन हो सकते हैं। लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था। उन पे उंगली उठाने की कोशिश की गई तो वो अड़ के खड़े हो गए कि हमारे ऊपर कौन इल्जाम लगा रहा है, हम क्यों अपने गांव की किसी लड़की के साथ ऐसा करेंगे। वो उल्टा लड़ना शुरू हो गए। बदमाश थे। यूं गांव के बुजुर्ग भी और नौजवान भी बेचारे चुप रह गए। कोई भी इनके मुंह नहीं लगना चाहता था, क्योंकि ये बहुत ही लड़ाका थे। उधर गांव वाले बेचारे चुप हो गए और बात 2 महीने बाद आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। अब ये 6 के 6 नए शिकार की तलाश में थे। नया शिकार कहां से मिलता। तारा ने भी खौफजदा होकर इनसे दूर भागना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसको शक पड़ गया था कि ये काम इन्होंने ही किया है। अगर वो बताती तो उसको अनुज ने धमकी दी थी, अगर तूने हमारे ऊपर कहा, हमने नहीं किया, अगर तूने इल्जाम भी लगाया तो हम तेरा भी यही हश्र करेंगे और बता देंगे तू हमारे साथ क्या करती रही है। उसको भी डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके चुप करा दिया। अब तारा के साथ भी उनका ताल्लुक नहीं था। तारा उनके सामने ही नहीं आती थी, उनसे मिलती भी नहीं थी। वो दूसरे गांव में भी नहीं जा सकते थे। वो जो 3 कजन थे वो बेइंतहा डरे हुए थे, शिकार की तलाश में भी थे। उधर जब नागेश्वरी और नागराज
उन दोनों को नाम दिया गया। वो अपने कपड़े पहन के खुशी खुशी मंदिर से बाहर निकले। वो इंसान बन चुके थे, इच्छाधारी नाग रूप धार चुके थे। वो दोनों चलते 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 काफी दूर पहुंच गए। जहां रात की तारीकी में वो सांप बन के रेंगते थे, अब वो इंसान के रूप में चलते हुए जा रहे थे। गांव का लिबास पहने हुए, गोरे चिट्टे रंग। गांव के लोग तो इतने सांवले होते हैं, काले होते हैं, ये तो इंतहा के गोरे चिट्टे थे। ये दोनों चलते चलते एक जगह पे पहुंचे और थक से गए। नागेश्वरी बोली, नागराज, अभी तो हमने प्रेम तक नहीं किया। हम एक रूप धार चुके हैं, लेकिन अभी हम सो जाते हैं। जब हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे तो अपना घर आबाद करेंगे, फिर हम दिल खोल कर एक दूसरे को प्यार देंगे, हम प्रेम करेंगे। हम प्रेमी कब से तड़प रहे हैं, फिर हमारा मिलाप होगा। वो दोनों वहीं पे सो गए। जब उनकी सुबह आंख खुली तो उन्होंने देखा 6 लोग उनके इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। नागराज की आंख खुली थी और जैसे उसने देखा तो उसने जल्दी से नागेश्वरी को भी जगा दिया, क्योंकि वो 6 के 6 नागेश्वरी को हवस भरी निगाहों से देख रहे थे। ये वही 6 लोग थे, अनुज, दीपक, चेतन और वो तीनों कजन, जो 2-2.5 महीने से पागल होके फिर रहे थे। तारा का साथ भी ताल्लुक नहीं था, दूसरे गांव भी नहीं जा सकते, तो उनके सामने एक ऐसी हसीनो जमील लड़की सोई हुई थी। सोते हुए काफी देर उनको खड़े होके देखते रहे थे। उनके मुंह से लालें बह रही थीं। इतनी गोरी चिट्टी, इतनी खूबसूरत, वो तो ख्वाबों में भी सोच नहीं सकते थे कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है, ऐसा गोरा वजूद उसका हो सकता है। वो दोनों जब उठकर बैठे तो उनको देखकर बोले, कौन हो तुम, और हमें इस तरह क्यों देख रहे हो? अनुज बोला, तू कौन है रे, और ये छोरी तू भगा के लाया है? तू इस छोरी के साथ यहां सोया पड़ा है? हम तो पहले ही समझ गया था कि तू छोरी को भगा के लाया है और यहां तू सो गया है, तेरा कोई घर नहीं है। वो बोला, नहीं, मैं भगा के नहीं लाया, ये मेरी बीवी है, हम शादीशुदा हैं। अच्छा, अगर तू शादीशुदा है, तेरी बीवी है, तो यहां पड़ा क्या कर रहा है? अपने घर में सोता ना। अच्छा, बात सुन, ज्यादा हमारे सामने बातें करने की जरूरत नहीं है। चल उठ और फुट यहां से, भाग यहां से, और ये छोरी हमारे हवाले कर दे। नागराज बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक है? जुबान संभाल कर बात करो, ये मेरी बीवी है, किसी ने इसकी तरफ बुरी निगाह से भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनुज, चेतन और दीपक ने एक जोर का कहका लगाया। बाकी तीनों भी उनके साथ हंस पड़े कि देखो, ये छोरा हमको धमकी देगा, ये छोरा हमें डराएगा। क्या कर लेगा बे, क्या कर लेगा तू? नागेश्वरी उठ के, जो पहले नागराज के पीछे छुप रही थी, उसको जब अंदाजा हो गया कि ये हमला करने के लिए तैयार हैं, तो तभी नागेश्वरी नागराज के पीछे से निकली। बोली, छोड़ दो, खबरदार जो किसी ने मेरे पति को मैली निगाह से देखा या हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसी वक्त वो ऐसी गुस्से में आई, क्योंकि वो हंसते हुए आगे बढ़ रहे थे, उनको उनकी परवाह ही नहीं थी। वो जान चुके थे एक आम सी लड़की है और उसके साथ एक पतला सुक्का सा लड़का है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वो तो जानते ही नहीं थे ये कौन है। कि तभी वो 6 के 6 आगे बढ़ रहे थे और नागेश्वरी आगे बढ़ी। उनमें से एक लड़का, वो जो 3 कजन थे, उनमें से एक लड़के के करीब गई और अपने दांत उसके बाजू में गाड़ दिए। जैसे ही उसने अपना दांत उसके बाजू में गाड़ा, उस लड़के ने जोरदार चीख मारी और उड़ता हुआ दूर जा गिरा। अब वहां पे बाकी 5 बच गए थे, अनुज, दीपक और चेतन, और बाकी 2 कजन। जब उन्होंने देखा लड़की ने काट लिया है और लड़का, हमारा एक दोस्त, पीछे गिर गया है, तो उन्होंने, अनुज ने
खंजर निकाल दिया। जैसे ही उसने खंजर निकाला तो अभी नागराज संभल भी ना पाया था। वो 5 थे, वो इनकी तरफ देख ही रहा था कि उसी लम्हे मौका मिल गया अनुज को मारने का। वो जैसे ही अनुज की तरफ घूमा, क्योंकि वो 5 थे गोल उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे और नागराज तैयार हो चुका था हमला करने के लिए, क्योंकि उसको जोगी महाराज ने कहा था इंसानों से बच के रहना, अपने जहर को उस वक्त इस्तेमाल करना जब शदीद खतरा हो, वरना कभी ना करना। और ये वादा करके आए थे, लेकिन हाँ यहां तो जिंदगी का मसला था, इसलिए वो तैयार हो चुका था क्या करूं, लड़ूं या जहर का इस्तेमाल करूं। और उसी लम्हे अनुराज ने वो खंजर उसके सीने में गाड़ दिया, सीधा दिल के ऊपर खंजर जाकर लगा। और ये काम इतनी तेजी से हुआ कि नागराज को संभलने का मौका ही ना मिला, और खंजर लगते ही, इससे पहले कि वो अपना जहर निकालता, उनको डसता, कुछ करता, वो एकदम से जमीन पर गिर पड़ा। और जैसे ही उसने खंजर मार दिया तो बाकी चारों जो अनुराज के साथ खड़े थे वो भी नहीं चाहते थे कि अनुराज उसको मार डाले। मैं अनुराज कह रहा हूं। अनुज ने जैसे खंजर मार दिया तो बाकी चारों भी पीछे हट गए कि इतनी जल्दी वो भी नहीं चाहते थे कि अनुज उसको खंजर मार दे। अनुज ने तो सीधा उसके दिल के मकाम पे उसको खंजर मार दिया था और वो नौजवान गिर गया था। वो तो डराने के लिए आगे बढ़े थे, एकदम से बोले अनुज यार ये तूने क्या किया। तभी नागेश्वरी जल्दी से नीचे बैठी और नागराज को अपने बाजू में ले लिया। वो तड़प रहा था और उसकी आंखों से गुस्सा निकलना शुरू हो गया। तभी उसने देख के कहा तुमने बहुत गलत किया है, तुमने अपनी मौत को दावत दी है, तुम जानते नहीं तुमने क्या किया है। अपने दोस्त की तरफ देखो, उसका हशर देखो क्या हुआ है। उनमें से एक ने पीछे मुड़ के वैसे देखा कि मतलब डरा रही है, क्या कह रही है, लेकिन उसने जैसे ही मुड़ के देखा तो उनका वो दोस्त जलकर बिल्कुल काला स्याह हो गया था। उसके जिस्म से धुआं निकल रहा था, जैसे कोई जल जाता है, जल के बिल्कुल काला स्याह हो जाता है और उसके जिस्म से धुआं निकलता है, तो उसके पूरे जिस्म से धुआं निकल रहा था। उसने जैसे देखा तो उसके मुंह से चीख निकली और उसकी चीख को सुन के बाकी चारों ने भी, 5 ने भी मुड़ के पीछे देखा तो वो मर चुका था, उसका वजूद जल चुका था और उसके जिस्म से धुआं निकल रहा था। तो इसी वक्त वो गुस्से से धारी, मैं इच्छाधारी नाग हूं, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुमने जानते नहीं तुमने किससे पंगा लिया है, तुमने मेरे महबूब को मार डाला है, इच्छाधारी नाग को मार डाला है। अब तुम मेरे गैर गजब से नहीं बच सकते। और वो अपनी जगह से उठने लगी, लेकिन उससे पहले कि वो उठती उन 5 ने दौड़ लगा दी, क्योंकि वो अपने दोस्त को देख चुके थे कि वो जिस अंदाज में जल के मरा है। उसने तो उसे काटा था, लेकिन काटने से वो जल के मर गया था, जैसे कोई बिल्कुल कोयले की तरह बन जाता है और कोयले में से धुआं निकलता है, वैसे ही वो जल रहा था। वो 5 भाग गए। छठा उनका दोस्त, जो 3 कजन थे उनमें से एक मर चुका था, जल चुका था। और जब वो भाग रहे थे तो उसी वक्त उन्होंने देखा वो बिल्कुल राख हो गया है। अभी नागराज सांसें ले रहा था। उसने उसकी बाहों में सांसें लेते हुए कहा, नागेश्वरी मेरा वक्त आ गया है, मैं मरने लगा हूं। सही कहा था महाराज ने, इंसान बहुत जालिम होते हैं। हम तो सांप बदनाम हैं, हमसे ज्यादा जहरीले तो ये इंसान होते हैं। अपनी हवस के लिए देखो कैसे मार दिया। नागेश्वरी मेरा बदला तुम लोगी, मुझे पता है। किसी को छोड़ना मत, मेरा इनसे बदला लेना। और हां, मरने के बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस दुनिया में अगर हम एक नहीं हो सके, मर के हम जरूर एक होंगे। और उसके बाद वो एक जो इंसान के रूप में था, वो ये कहता कहता जैसे ही उसने आखिरी जुमला बोला,
उसी वक्त वो मर गया और उसका रूप जो एक इंसान का रूप था फिर से एक सांप का रूप बन गया। अब नागेश्वरी इंसान के रूप में एक लड़की के रूप में बैठी थी और उसकी बाहों में थोड़ी देर पहले जो नागराज था वहां पे एक मरा हुआ सांप था। वो रोती हुई उस सांप को लेके फिर से उसी मंदिर पहुंची। जोगी महाराज अपनी तपस्या में मसरूफ थे। वो चीखती हुई वहां पहुंची। उसके चीखों पुकार सुन के उन्होंने अपनी तपस्या को रोका और उठकर मंदिर की तरफ आए तो देखते हैं नाग उसके हाथों में है, मरा हुआ है और नागेश्वरी चीखों पुकार कर रही है। महाराज बोले, नागेश्वरी क्या हुआ है नागराज को? वो बोली, महाराज इंसानों ने मार दिया, इंसानों ने मेरे नागराज को मार दिया। तो बोले, तो मैं इसलिए तो कहा था इंसान ज्यादा जहरीले हैं, इंसानों से बच के रहना। वो बोली, महाराज मैं कब इंसानों के पास गई थी? हम तो पैदल चलते चलते जब थक गए तो इस गर्ज से सो गए थे कि उठेंगे तो फिर से अपने सफर को जारी रखेंगे, और जब आंख खुली तो उसने फिर सारी कहानी सुना दी कि आगे इंसान ने यह किया। आपसे वादा किया था कि मैं इस शक्ति को, इस ताकत को कि जला के मैं भस्म कर सकती हूं, मैं अपने मुंह से आग निकाल के तबाही फेर सकती हूं, कभी नहीं करूंगी। लेकिन महाराज आपने कहा था मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे मेरे पास आना, मैं आपसे मदद मांगने आई हूं। महाराज मेरी मदद कीजिए, मुझे बदला लेना है। मरने से पहले मैंने नागराज के साथ वादा किया है कि मैं जिन्होंने नागराज को मारा है एक एक को मार दूंगी, फिर मेरा बदला पूरा होगा। मेरे अब जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं, जिसके लिए इतनी साल तपस्या की कि हम दोनों रूप धारेंगे और इच्छाधारी नाग बन के जब हम इंसानों का रूप धारेंगे तो हम प्रेम करेंगे, अपना घर बसाएंगे, इस दुनिया में रहेंगे। जब मेरा साथी नहीं रहा तो मेरे जीने का क्या मकसद? मेरे जीने का मकसद है अब बदला लेना। महाराज मैं आपके पास आई हूं, मुझे बताइए वो कहां रहते हैं? मुझे अपना बदला लेना है। महाराज कुछ देर सोचते रह बोले, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। मैंने ही तुमसे वादा लिया था कि अपने इस जहर को इस्तेमाल मत करना, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन जिस अंदाज में उन जालिमों ने नागराज को मारा है, हां तुम्हें बदला लेना चाहिए। और रुको, मैं तुम्हें उनका एड्रेस बताता हूं। महाराज अंदर गए और कुछ देर तक पढ़ाई करते रहे, और जब वापस आए तो बताया इस मंदिर से दूर काफी फासले पे वहां एक गांव है। वो जो एक मरा है वो 3 कजन थे, वो एक ही घर में रहते हैं। अब 2 बच गए हैं, उनके दोनों के घर इकट्ठे जुड़े हुए हैं, एक बीच में दीवार है, उसमें भी रास्ता है। ये घर वालों को नहीं बताया उन्होंने अभी तक कि वो मर गया है। वो छुपा रहे हैं कि हमें नहीं पता कहां गया है। और बाकी एक का नाम अनुज है और एक का नाम दीपक और चेतन, ये अलग अलग रहते हैं। और उन्होंने पूरी तफसील उसके हवाले कर दी और कहा, जाओ तुम्हें अपने बदला लेने के लिए जो रूप धारना पड़ेगा, जो भी रूप धारना चाहो, इंसान के अलावा तुम परिंदे का भी रूप धार सकती हो। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, इस इच्छाधारी नाग के जो इंसानी रूप है, इसके अलावा तुम्हारे पास परिंदे का भी रूप है, जाओ। वो वहां से रवाना हुई। वो सीधी चलती चलती इंसान के रूप में ही उसने अपने वजूद को ऐसे कपड़ों से ढांप लिया था कि कोई उसके चेहरे को ना देख सके, बिल्कुल वो एक गांव की औरत लगे। सीधी उन्हीं 3 कजनों के घर के पास पहुंची, वो उस गांव के अंदर पहुंच गई और उन घरों को भी ढूंढ लिया जो 2 घर इकट्ठे बने हुए थे, बीच में एक लकड़ी का दरवाजा भी था। वो उन 3 कजनों का घर था, जिसमें से एक को उसने जलाकर भस्म कर दिया था, बाकी 2 वहां मौजूद थे। उस लड़की के रूप में वहां मौजूद थी। उसके बाद वहीं पे उसने सांप का रूप धारा, काले स्याह नाग का, और चलती हुई उस घर के अंदर इस तरह दाखिल हो गई कि कोई भी उसको देख ना सके। उसने देखा वो दोनों कजन अपने अपने बिस्तर पर लेटे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब क्या करें?
अभी तो बहाना मार दिया है घर वालों को कि वो पता नहीं कहाँ गया, हमारे साथ नहीं था, लेकिन कल भी परसों भी जब वो नजर नहीं आएगा तो वो सारे परेशान होंगे कि वो कहाँ गया, तो हमसे ही पूछा जाएगा क्या करें। तो उसमें से एक कजन बोला, यार उसे मारना नहीं चाहिए था, हम अपनी जिंदगी से पहले खुश थे, हम तीनों कजन पहले काम करते थे, खुश थे, लेकिन जब से अनोज, दीपक और जतन से दोस्ती हुई है, हम हर वो जुर्म करने लगे हैं, हर वो गलत काम करने लगे हैं, यहां तक कि उस दिन भी उस लड़की की मरने की वजह हम थे। उसके सर में जो उन्होंने मारा था वो हमें फंसाने के लिए मारा था। वो अपनी हवस तो पूरी कर चुके और हमें जब दावा दी तो हमसे भी ना रह सके। अगर हम उनके दोस्त ना होते तो ये काम हम ना करते। उसको मारा उन्होंने है, लेकिन हम भी तो शामिल हैं, हम भी तो उसके साथ शैतानी खेल खेलते रहे हैं। और फिर वो जैसे कहते गए हम भी उनके साथ करते गए, और उन्होंने उस खूबसूरत से नौजवान लड़के को मार डाला। अनोज ने मारा है, उसको मारने की क्या जरूरत थी। और देखा, उसके बदले वो इंसान नहीं थे, वो इच्छाधारी नाग थे। उसी खौफ से तो मुझे भी नींद नहीं आ रही, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही। वो इच्छाधारी नाग हमें छोड़ेंगे नहीं, हमें छोड़ेंगे नहीं। क्या करें? देखा है हमारा कजन कैसे जलकर राख हो गया है। हां, वो इच्छाधारी नाग थी। वो खड़ी बैठी फन फैलाए सुनती रही, और जब उसने सुन लिया उनकी बातों को तो वहीं पे उसने फिर से उसी खूबसूरत लड़की का रूप धारा, और लड़की का रूप धार के उनके सामने आ गई और उनके सामने आके कहा, तुमने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। मैंने कहा था ना, मैं चुन चुन के बदला लूंगी, एक एक को मारूंगी। तुमने मेरे प्रेमी को मारा है। तुम अकेले नहीं मरोगे, तुम्हारे दोस्त भी मरेंगे। अपने घर वालों को निकालो इसी वक्त, नहीं तो मैं जलाकर राख कर दूंगी तुम्हारे घर वालों को भी। मैं इच्छाधारी नाग हूं, मुझे बदले की आग में और मत गुस्सा दिलाओ कि मैं पूरे इस घर को आग लगा दूं। अभी अपने घर वालों को उठाओ और बाहर निकाल दो, वरना ये भी मारे जाएंगे। वो इतने खौफजदा हो गए कि जल्दी से उन्होंने अपने घर वालों को पकड़ पकड़ के उठाया और जबरदस्ती घर से बाहर धक्के दे के निकाल दिया। अब उस घर में वो दोनों रह गए थे और हाथ जोड़कर माफिया मांग रहे थे, उसके पांव में गिर रहे थे कि हमें माफ कर दो। वो कहां माफ करने वाली थी कि उसी वक्त उसने मुंह खोला और एक जोर की फूंक मारी। जैसे ही उसके मुंह से फूंक निकली, उस लकड़ी और झोंपड़ी की तरह जो बना हुआ घर था उसको आग लग गई। जैसे ही आग लगी, वो दोनों भागने की कोशिश करते थे, लेकिन आग न सिर्फ उस लकड़ी के घर को अपनी लपेट में ले चुकी थी, अगली जो उसने मुंह से फूंक मारी थी वो दोनों के ही वजूद को जाके लगी थी। तो उसके मुंह से वो हवा नहीं निकल रही थी, वो जो फूंक थी उसमें आग थी। जैसे गैस को आग लगाई जाती है और प्रेशर से वो गैस वाली आग जाती है, ऐसे ही वो आग उनके वजूद के ऊपर गई और दोनों को आग लग गई। अब वो तड़पते फिर रहे थे और घूमते फिर रहे थे, और नागेश्वरी वहां से बाहर निकल गई। घर वालों ने जब देखा कि घर को आग लग गई है, उनको किसी भी बात की समझ ना आई। और उसी वक्त जब गांव के बाकी लोग भी जाग गए, एक चीखो पुकार की आवाज थी, आग लगी हुई थी, बाल्टियां उठा उठा के पानी से वो बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये आग बुझने वाली कहां थी। वो जलकर राख हो गए। नागेश्वरी चली गई, लेकिन अब अनोज, चेतन और दीपक कांप रहे थे अपने अपने घरों में कि अब हमारी बारी है। अनोज पागल हो चुका था। ठीक अगले दिन उसने अपनी मां से कहा, मुझे पैसे दे, मुझे पैसे दे, मुझे दारू लेनी है, मेरा दिमाग फट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा। वो इतना डरा हुआ था, वो सो ही नहीं पाया था। कल रात तो आग लग गई थी गांव में, और जानता था आग लगा कौन सकता है, उसी ने ही लगाया था जो इच्छाधारी नागिन थी।
वो नहीं जानता था कि वो परिंदे का रूप धार के उसके घर के ऊपर उसी दरख्त पर मौजूद है और वो सारा मंजर देख रही है। वो तो कब से वहां मौजूद थी। कल रात को जब उसने आग लगाई थी और आग लगा के वहां से निकल गई थी तो वहीं से ही आगे सांप का रूप धार के वो चली गई थी, लेकिन अगले ही दिन से परिंदे का रूप धार के उसके घर के ऊपर मौजूद थी, अनुज के घर के ऊपर। और जैसे ही शाम हुई, बदले का वक्त हो गया था। अनुज उठा और मां से बोला, मुझे पैसे दे, मुझे पैसे दे, मैंने दारू पीनी है, मेरा दिमाग फट रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा। खौफ से उसकी हालत बुरी हो गई थी। वो सारा दिन घर से बाहर नहीं निकला था। वो परिंदा बन के इसलिए ऊपर बैठी थी, वो चाहती थी उसके मां बाप के, उसकी मां और बहन के सामने ना आए, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था पूरे घर से। और वो इस इंतजार में ऊपर परिंदा बन के बैठी थी, ये बाहर निकले और मैं इससे अपना बदला लूं। लेकिन उसने देखा, अनुज ने मां से कहा, पैसे दे, मुझे दारू लेनी है। मां ने कहा, मैं तुझे कहां से पैसे दूं, एक तो तू काम काज नहीं करता, तू निकम्मा है, तेरी वजह से ये हो गया, तेरी वजह से ये हो गया, तूने ये कर दिया, वो कर दिया। मां ने उसको सुनवाने की कोशिश की और मां से बोला, अब एक लफ्ज ना बोली, एक लफ्ज तू बोली मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैंने तुझे कहा है मुझे पैसे दे, मुझे पैसे दे। मां ने गुस्से से कहा, नहीं है मेरे पास पैसे, निकल जाए यहां से। वो इतना पागल हो चुका था, इतनी दिमाग पे उसके खौफ सवार हो चुका था, वो आगे बढ़ा और उसने मां की गर्दन दबानी शुरू कर दी कि तू मुझे पैसे नहीं देगी, मैं तुझे मार दूंगा। बहन बेचारी, घर में 3 ही तो लोग रहते थे, अनुज की मां, अनुज और उसकी बहन। बहन बेचारी पीछे से भागी मां को छुड़वाने के लिए। उसने भाई को पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश की। उसने मां की गर्दन को छोड़ दिया और जैसे ही मां की गर्दन को छोड़ा, उसने एक जोरदार थप्पड़ अपनी बहन की गाल पे मारा। इतने जोर से मारा कि वो बेचारी काफी दूर जा गिरी। उसके लिए वही एक थप्पड़ ही काफी हो गया था। इतनी जोर का उसने, वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, उसके ऊपर खौफ सवार था, दहशत सवार थी। मां का वो गला दबा रहा था और बहन को इतने जोर का थप्पड़ मारा कि बेचारी उठ ही ना सकी, जमीन पे पड़ी रही। जानती थी अब उठी तो ये मुझे भी मार डालेगा। फिर से उसने मां की गर्दन को दबा दिया और कहा, पैसे दे, नहीं तो मैं मार दूंगा। तभी ऊपर परिंदा बन के बैठी नागेश्वरी ने देखा उसकी मां की बेचारी की आंखें बाहर उबलना शुरू हो गई हैं। इतनी जोर से वो गर्दन दबा रहा था कि उसकी मां की आंखें अब बाहर आना शुरू हो गई थी। इसका मतलब था अभी मां कुछ देर तक ही मर जाएगी। उसी वक्त वो परिंदा जो बन के दरख्त पे बैठी थी तेजी से उड़ी और उसके घर के अंदर आके फर्श पे बैठ गई। एक परिंदे के बैठने से उसको कहां फर्क पड़ना था कि उसी लम्हे उसने एक परिंदे से नागेश्वरी, उसी खूबसूरत लड़की का रूप धार लिया। और जैसे ही उसने उस खूबसूरत लड़की का रूप धारा तो वो गुस्से से धाड़ी, छोड़ अपनी मां को। अनुज के कानों में जैसे ही एक लड़की की गरजदार गुस्से वाली आवाज आई तो वो एकदम से डरा और उसने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे वही इच्छाधारी नागिन खड़ी थी और उसके हाथ खुद ब खुद मां की गर्दन पे ढीले हो गए और उसका वजूद कांपना शुरू हो गया। उसका वजूद कांप रहा था। तू यहां क्या कर रही है? मैं तेरे लिए मौत बन के आई हूं। ऐ शैतान, पहले इकरार कर मां के सामने, जो कुछ तूने आज तक किया है सब का सब मां के सामने इकरार कर, वरना मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगी, ऐसी मौत मारूंगी तू सोच भी नहीं सकता। इकरार कर। मैंने कुछ नहीं किया। उसी लम्हे उसने एक छोटी सी फूंक मारी ताकि उसके वजूद को आग लगे, लेकिन पूरा वजूद आग की लपेट में ना आए। वो छोटी सी आग उसको इतनी तकलीफ दे दे कि वो खुद ब खुद बोलना शुरू कर दे। उसने जैसे ही उसको हल्की सी फूंक मारी, उसके सीने के ऊपर जाके वो फूंक लगी तो वो फूंक थोड़ी थी, वो तो आग थी और इतनी खतरनाक आग थी। उसको जैसे लगी तो वो तड़पना शुरू हो गया और अपने जिस्म से जल्दी से आग को बुझाना शुरू कर दिया। उसने जल्दी से आग को बुझा दिया और कांप रहा था। वो बोली, अब बोलता है या और डालूं इसी आग को तेरे वजूद के अंदर? बताता हूं। और उसके बाद उसने सब कारस्तानियां अपनी बतानी शुरू कर दी। उन लोगों ने जो जो कुछ किया था आज तक, चोरियां, ये वो लड़की, वो पहली जो गांव के अंदर मारी थी, वो जो दूसरी को उन्होंने पीछे लकड़ी मारी थी, वो जो तारा के साथ जो कुछ था वो सब बता दिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो हाथ जोड़ के माफिया मांगता रहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो।
तभी उसने कहा, जो नीचे उसकी बहन गिरी पड़ी थी अब वो भी उठकर खड़ी हो गई थी, और उसकी मां भी, जिसका वो गला दबा रहा था, वो भी अपने बेटे की सारी कारस्तानियां सुन रही थी कि नागेश्वरी ने गुस्से से उसको देखते हुए कहा, पीछे हट जा, और उसकी मां और बहन से कहा हाथ के इशारे से कि तुम लोग साइड पे हो जाओ, और उसे कहा बाहर निकल। वो उस बेचारी मां और बहन का घर नहीं जलाना चाहती थी, उनका तो वाहिद सहारा वही था। उसको उसने जैसे इशारा किया और कहा भाग यहां से। वो डर के जैसे ही बाहर भागा, घर के बाहर से थोड़ा ही दूर गया होगा कि नागेश्वरी फिर से वहीं से परिंदा बनी और उड़कर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। जैसे उसके सामने वो उतरी, वो फिर से नागेश्वरी के रूप में थी, और उसका गुस्सा, जिसने उसके नागराज को मारा था, वो तो पागल थी। उसने कहा तूने बहुत गलत किया, तूने बहुत गलत किया। और वो आगे बढ़ी और अपने वजूद के अंदर मौजूद जहर को उसने इतना उसके जिस्म के अंदर डालना शुरू कर दिया। कभी वो उसके हाथ पे काट लेती, कभी वो उसके दूसरे बाजू पे काट लेती। जहां जहां मौका मिलता जा रहा था उसको काटती जा रही थी। वो काटती नहीं जा रही थी, वो अपना जहर उसके अंदर डालती जा रही थी। उसके लिए तो एक ही दफा काटना काफी था, वो जहर से राख हो जाता। जैसे वो कजन को उसने काटा था और वो राख हो गया था, उसके वजूद के अंदर उसने सारा जहर डाल दिया। और उसके बाद उसका वजूद देखते ही देखते, वो लड़के को एक काटा था वो जल के राख गया हो गया था, इसको तो इतनी दफा काटा, गिरा और उसी लम्हे जल कर राख हो गया। और जैसे ही वो राख हुआ तो वो पीछे मुड़ी तो वो उसकी मां और बहन सामने खड़ी थी। उसकी मां बोली, इस खबीस के साथ, हराम के खोर के साथ यही होना चाहिए था, तूने अच्छा किया। क्योंकि मां सुन चुकी थी, उसने सारा कुछ बयान कर दिया था, तो मां बोली वो जो बाकी दो हैं वो गांव से दूर, वो जो दरख्त हैं उस जगह पे वो छुपे होते हैं, जा अपना बदला पूरा कर, उन दोनों को भी मार दे। उन्होंने सिर्फ तेरे साथ बुरा नहीं किया, गांव की कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी है, कितनी चोरियां की है। आज मैंने उसके अपनी कानों से, उसके मुंह से ये सब कुछ सुन लिया है, जा। और जैसे ही उसकी मां ने कहा तो वहां से फौरन रवाना हुई और सीधा उन्हीं दरख्तों के पास पहुंच गई जहां पे वो दोनों छुपे हुए थे। वो खंजर अपने साथ उठाकर लाए थे अपना रखवाली करने के लिए। दोनों के पास एक एक खंजर था और वो चाहते थे कि बस वो बच जाएं किसी तरीके, क्योंकि उनको खतरा था, क्योंकि वो तो कल रात अपने घर भी नहीं गए थे। वो इतने डरे थे जब उनको पता लगा था कि वो जो दोनों कज़न जिनके घर को आग लग गई है, उनके घर का आग का सुनते ही वो समझ गए थे कि आग किसी और ने नहीं लगाई होगी, उसी ने लगाई होगी। वो डर कर छुप गए थे और खंजर के साथ छुपे हुए थे कि अगर वो इच्छाधारी नागिन हमारे पास आई तो हम इन खंजर से अपने आप को बचाएंगे। और वो चलती चलती जैसे ही उन दरख्तों के पास पहुंची तो वो इंसानी रूप में थी और गुस्से से चलती हुई जा रही थी। अगर उसको उस वक्त गुस्सा ना होता, हिकमत अमली अपनाती, अकलमंदी से काम लेती तो कुछ भी ना होता, लेकिन उसके अंदर तो जज्बात इतना थे, तो उसको गुस्सा इतना था, उसको तो जिंदगी से नफरत हो गई थी। और जब वो तेजी से चलती हुई उनके करीब पहुंची तो वो तो पहले ही आवाज सुन चुके थे। जब पत्तों पे चलने की किसी की आवाज आई, उनने दरख्त के पीछे से छुप के देखा तो देखा वही नागिन उनके पास आ रही है। तो वो समझ गए और जल्दी से मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए। वो गुस्से से उनके करीब पहुंची और बोली, सबको मार डाला, सिर्फ तुम रह गए हो। उस अनोज ने अपने काले करतूतों का अपने मुंह से इकरार कर लिया था और तुम दोनों भी उसके साथ शामिल थे। तुमने मेरे प्रेमी को भी मार दिया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो वहीं से खड़े होकर आग निकालती, उनको आग मुंह से निकालती और उनको आग लग जाती, लेकिन वो चाहती थी वो उनको आग से नहीं, उनको काट कर मारे। वो आगे बढ़ी और दीपक को उसने बाजू पे काट लिया। अपने दांत इतने जोर से उसके बाजू के अंदर गाड़ लिए कि पूरा जहर उसकी बॉडी के अंदर चला गया। और इतनी देर में साथ खड़े जेतन को मौका मिल गया, उसने खंजर सीधा उसके अंदर उतार दिया। जैसे ही खंजर उसके अंदर लगा, वो उसको तो जहर उंडेल चुकी थी, और लेकिन
वो इतनी जज्बात में थी कि दूर से खड़े होने की बजाय, मारने के बजाय वो काट कर मारना चाहती थी, जहर से मारना चाहती थी कि उसने देखा उसे खंजर लग गया है। वो मुड़ी तो खंजर उसके वजूद के अंदर था और जितन खड़ा कांप रहा था, क्या मेरी बारी है। वो खंजर निकाल के दोबारा मारना चाहता था कि उसी वक्त मुंह से उसने आग निकाली और सामने खड़े जितन पे आग फेंक दी। मुंह से निकलने वाली आग ने जितन को अपनी लपेट में ले लिया। पहले को तो वो डस ही चुकी थी, दूसरे को उसने आग लगा दी। वो दोनों भी वहीं पे तड़प तड़प कर मर गए। दोनों जलकर राख हो गए। वो जहर से जल के राख हो गया, वो आग से जलकर राख हो गया। उसको खंजर लग चुका था पीछे, जिसको वो निकाल भी नहीं पा रही थी। वो वहां से चलती हुई सीधी मंदिर पहुंच गई, जहां पे अभी तक उसका नागराज नाग की सूरत में मुर्दा पड़ा हुआ था। महाराज को वो कह के आई थी मैं बदला लेकर आऊंगी। जब वो पहुंची और महाराज ने देखा उसे भी खंजर लगा हुआ है, वो इतनी जख्मी हो चुकी है उसका बचना नामुमकिन है। वो महाराज के पास गई और जाती ही गिर गई, लहूलुहान थी और बोली, महाराज मैंने अपना बदला ले लिया है। हम दोनों प्रेमियों ने कितने सालों जतन किए, तपस्या काटी कि हम इच्छाधारी नाग बनेंगे और इंसान बन के अपनी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन आज एहसास हुआ, आपने सही कहा था, इंसान तो हमसे भी ज्यादा जहरीले हैं। वो डस लेते हैं। अभी तो हमने जिंदगी की शुरुआत भी नहीं की थी और उन्होंने हमें डस लिया। और आज वो अपनी मां और बहन के सामने जिस तरह बता रहा था, तो मुझे एहसास हुआ हम तो सांप ही अच्छे थे। अगर हम इच्छाधारी नाग बने तो पता चला हमसे ज्यादा जहरीले ये इंसान हैं। महाराज मेरा वक्त आ गया है, मुझे अपने प्रेमी के पास जाना है। नागराज मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं इसलिए आ गई हूं कि मेरे नागराज का वजूद यहां पड़ा है। मैं मरूंगी, मेरा वजूद भी सांप का हो जाएगा। महाराज हमारे वजूद को जला दीजिएगा। और उसी वक्त वो गिरी और वहीं पे मर गई। और उसका वजूद भी अपने प्रेमी नागराज के साथ ही नागेश्वरी का वजूद भी नाग में बदल गया। नागेश्वरी और नागराज दोनों मर चुके थे। वो दोनों प्रेमी जो कई सालों तक तपस्या करके इंसान बनना चाहते थे, इंसानों के डसने की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए थे। जिन्होंने ये कहानी भेजी है वो कहते हैं ये यहाँ की बड़ी मशहूर कहानी है। आप कहेंगे तो मैं आपको और भी कहानी भेजूंगा। जी बिल्कुल, आपके पास जो और कहानी है आप वो भी मुझे सेंड कीजिए, उसको भी मैं हॉरर स्टोरी में शामिल करूंगा। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।